जिस धंधे में मैं हूँ ना, इसमें यही है कि अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट अच्छा कब मिलेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल फेस किया सर इसमें? स्ट्रगल तो बहुत रहता है, बिकॉज जब शुरू में एंटर किया था कुछ पता नहीं था मेरे को कि इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे कैसे। तो धक्के तो बहुत खाए हैं, लाइनों में बहुत खड़ा हुआ हूँ। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक भी लाइनों में खड़ा हुआ हूँ। यशराज फिल्म्स वाले आए हुए थे दिल्ली में, सुबह टोकन मिला था, टोकन नंबर आते 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 रात के 9 बज गए थे। उसके अलावा मुझे आपकी कोई और फोटो मिली नहीं? उसके सिवाय मेरी कोई फ़ोटो होगी भी नहीं, कभी भी मैं फ़ोटो खिंचवाता ही नहीं था। एक मिनट मतलब अभी आप कैमरे के सामने बिल्कुल ऐसा है, और एक टाइम था कि जहाँ पे आप कैमरा को फेस नहीं करते थे। कैमरा बिल्कुल फेस नहीं करता था, जहाँ पे भी कैमरा हो रहा है मैं वहाँ से कैमरा से निकल जाता था, यार कोशिश करता था, नहीं है, सामने ही नहीं है। मुंबई से कॉल आया था मेरे को कि कोई आपको ना हैदराबाद में ढूंढ रहा है। तो सडनली एक दिन आ गया फिर मैसेज कि आपकी टिकट हो गई है। 18 नवंबर का डेट था, मुझे याद है। तो वहाँ गया, मैं डायरेक्टर से मिला, उन्होंने पूरा मेरे को कैरेक्टर डिस्क्राइब किया। मेन विलन इन दिस, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट दैट यू आर द मेन विलन इन दिस। मतलब वो ये सर, हिम्मत करनी पड़ेगी तो सब कुछ हासिल होगा। ये स्टेटमेंट आप पे बिल्कुल मेरा मानना है कि अगर किसी चीज़ को आपने शुरू किया है ना, तो ख़त्म जब तक नहीं होता ना, तो लगे रहो यार उसके पीछे, बीच में निकलने का मतलब नहीं है। एज जस्ट अ नंबर। जी हाँ, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, इनका करियर तो स्टार्ट होता है आर्मी से, और अभी फ़िलहाल हैं ये एक्टिंग में। आपने बहुत जगह देखा भी होगा इन्हें। तेलुगु की बहुत सारी फिल्में करी हैं और बॉलीवुड में भी इनकी मूवीज़ अभी आने वाली हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं उनसे मिलवाता हूँ आपको। नितिन मेहता सर, कैसे हैं सर आप? थैंक यू अनमोल, थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स। सर, पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अनमोल, थैंक यू। सर, जैसे मैंने भी दर्शकों को बताया कि करियर तो आपका स्टार्ट हुआ आर्मी से और एक्टिंग पे आप हैं, तो ये स्विच कैसे हुआ? अनमोल, एक्चुअली ना ज़िंदगी जब का कुछ पता नहीं होता कहाँ पे कौन सा मोड़ लेती है जी। और मेरा ये मानना है कि जहाँ पे मुड़े उसके साथ मुड़ जाओ क्योंकि अगर कोशिश करोगे उसके अगेंस्ट जाने के लिए तो पक्का थपेड़े पड़ेंगे। तो हाँ, मैंने आर्मी में था। आई सर्व्ड आर्मी फॉर 21 ईयर्स। 21 साल नौकरी की मैंने। उससे पहले 12th के बाद मैं NDA ज्वाइन किया, नेशनल डिफेंस एकेडमी। 3 साल की वहाँ ट्रेनिंग होती है, 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी। 1995 10th ऑफ जून कमीशन हुआ था एज अ सेकेंड लेफ्टिनेंट। ओके। और फिर मैंने 21 साल नौकरी की और 20 मई 2016 को मैंने अपनी यूनिफॉर्म उतारी। सो 21 साल से जस्ट 20 दिन कम। एंड स्विच ओवर, इसका स्विच ओवर एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगा, ये लाइन में आऊँगा, और मेरे को कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में पता भी नहीं था। जी। जब मैं रिटायर हुआ तब मैंने ऐसे ही दाढ़ी और मूंछ बढ़ानी शुरू कर दी। उससे पहले मैं बिल्कुल क्लीन शेवन होता था कि बहुत साल हो गए, 25 साल से ऊपर हो गए ट्रेनिंग का अगर मिलाते हो, तब से मैं शेव, हर रोज़ शेव करो आर्मी में सब कुछ। तो मैंने तब शुरू से ही दाढ़ी मूंछ भी नहीं रखी थी, तो पूरा क्लीन शेवन रहता था। तो जब मैंने छोड़ा जिस दिन, तो उस दिन मैंने सोचा कि अभी आराम से बैठो, कोई दाढ़ी वाड़ी शेव करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 आध महीना दाढ़ी बढ़ाई, तो मैं ऐसे ही लोकल बार्बर के पास गया था। मैं उस टाइम पे हैदराबाद में ही था। ओके। तो उसने बोला कि आपकी दाढ़ी तो बड़ी अच्छी है, क्योंकि मैंने बोला कि तुम्हें बहुत टेढ़ी मेढ़ी आ रही थी, क्योंकि जब पहली बार दाढ़ी आती है बहुत इतने सालों के साथ, तो थोड़ा बहुत शेव वेव हो जाए। मैंने अच्छा भाई। उसने बोला कबाली देखा है आपने, कबाली जैसे लग रहे हो। मेरे को कबाली भी नहीं मालूम था उस टाइम, क्योंकि मैं पिक्चरें नहीं देखता था बिल्कुल ही। मतलब कबाली क्या है भाई? तो उसने दिखाया, देखो रजनीकांत सर की मूवी है कबाली, उसमें दाढ़ी ऐसे है, आपकी भी अच्छी लग रही है। बोला ऐसे सेट कर दूँ? मैं, तेरे को जैसे अच्छा लगता है तू कर दे यार। बिल्कुल। मेरे को बस मतलब अजीब सी नहीं लगनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए। अच्छी लगनी चाहिए। तो पहला कीड़ा वहाँ घुसा था, दाढ़ी बढ़ाने का। दाढ़ी बढ़ाने का नहीं, वो कबाली, मतलब अच्छा, आपका लुक अच्छा है, रजनीकांत जैसा कबाली देखिए, तो वो मेरे को पता ही नहीं था। मतलब अच्छा ऐसे भी है जी। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं अपना कुछ और अपना काम करूँगा। जैसे मैं बाइकिंग में था, उससे पहले बाइकर था, तो काफ़ी जगह बाइकिंग करता रहता था। सोचा कि मैं अपना ही टूर कंपनी खोल लेता हूँ एक बाइकिंग का। तो इन द मीन टाइम मैं अपने बाइक रूट्स बनाते रहता था, कौन से रूट लेने चाहिए। और फिर सोचा कि 2 महीने का आराम करता हूँ फौज से निकल के, उसके बाद मैं पहले रेकी पे जाऊँगा, देखूँगा अपनी जगह, फिर उस हिसाब से अपना कंपनी को बढ़ाता हूँ, खोलूँगा, ओके करूँगा। तो
1.5-2 महीने आराम किया। हैदराबाद से मैं वापस दिल्ली आ रहा था। एयरपोर्ट पे मैं बैठा हुआ था, अपनी फ़्लाइट थी शाम की। एक आदमी बैठा हुआ था साथ में बगल में, ओके। तो मैं उससे 2 सीट छोड़ के आ गया यहाँ पे। वो अपना काम कर रहा था, वो बार बार मेरे को देख रहा था, तो मेरे को लगा कि कहीं ये तो नहीं है कि मैं उसका प्राइवेसी में हाँ हाँ। चाह रहा हूँ। तो मैं थोड़ा दूर आ गया। उसने फिर वो फाइनली मेरे पास उठ के आ गया, बोलता है कि आपकी ना ये दाढ़ी बहुत अच्छी लग रही है, आप मैं एक शॉर्ट मूवी बना रहा हूँ, आप काम करोगे? ओके। तो मैं बोला भाई मेरे को तो कुछ समझ नहीं था इस हाँ। इंडस्ट्री के बारे में, मैं तो कुछ अपनी अलग से लाइन सोचा हुआ था। तो मैं ठीक है, बोला आप अपना मेल आईडी दे दो। वो बेंगलोर चले गए, मैं दिल्ली आ गया। सुबह उठा तो मेल आई हुई थी, तो बट वो प्रोजेक्ट हुआ नहीं कुछ। लेकिन उसने एकदम से ऐसे घंटी जो बजती है ना अंदर कि अच्छा इसमें भी कुछ हो सकता है। तो मैंने कुछ दोस्तों से मिला यहाँ पे दिल्ली में, बोला तेरा लुक बहुत अच्छा है, ये अभी तो नया ट्रेंड आ रहा है वो सॉल्ट एंड पेपर लुक में। जी। दैट टाइम आई वाज 44 ईयर्स। तो मैं ठीक है, बोला तू मॉडलिंग ट्राई कर ले। मैं ठीक कर लेता हूँ। तो मॉडलिंग के लिए क्या करना है, पता लगा कि पोर्टफोलियो बनाना है। चलो एक फ़ोटोग्राफर ढूंढा, पोर्टफोलियो बनवाया। पोर्टफोलियो बनते बनते उन जो कैमरा चला रहे थे फोटोग्राफर, जी। उसको फ़ोटो अच्छी लगने लगी। बोला बड़ा अच्छी आ रही है सर आपकी फ़ोटो। उसी ने फिर मेरे को 2 दिन के बाद मेरा पहला काम दिलवाया। तो कहीं शूट कर रहा था, वहाँ से मेरे को कॉल आया। बोला क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, घर में बैठा हूँ। बोला आपका ना पिक्चर्स में ऐसे ही अपने क्लाइंट को दिखा रहा था, तो उसको बहुत अच्छी लगी हैं, आप आ सकते हो शूट पे। मैं नोएडा में थे, दिल्ली में आ सकते हो? मैं आ जाऊँगा। बोला लेकिन वो पे नहीं करेगा बिकॉज उसने ऑलरेडी मॉडल सब ले रखे हैं, लेकिन उसका आपका लुक इतना अच्छा लगा है कि वो बोलता है अगर रिक्वेस्ट कर लो, अगर 1-2 पिक्चर हम खींच सकते हैं अपने लिए। तो मैं ठीक है यार, मेरे लिए भी अच्छा तो एक्सपीरियंस किसी ब्रांड के लिए था ये? एक ब्रांड था, बहुत बड़ा ब्रांड नहीं था, वहीं पे उनकी शॉप Okay. थी अपना साउथ एक्स में। ओके। सो उन्होंने अपने स्टोर्स के लिए चाहिए था, तो दैट वाज माय फर्स्ट वर्क। मतलब मैं जो चीज़ आप बता रहे हैं कि एयरपोर्ट पे एक जना मिला और उससे आपको क्लिक हुआ कि एक्टिंग में भी आया जा सकता है पूरा। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई मेरी। और मैंने कभी सोचा नहीं था मैंने कि इसके अंदर आऊँगा। एंड सडनली जब इधर मुड़ा तो मेरे को अच्छा लगने लगा। मैं चलो यहीं पे ही घुसते हैं अभी, इसमें और एक्सप्लोर किया जाए। हाँ इसमें और एक्सप्लोर किया जाए। तो स्ट्रगल फेस किया सर इसमें? स्ट्रगल तो बहुत रहता है, बिकॉज जब शुरू में एंटर किया था कुछ पता नहीं था मेरे को कि इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे कैसे। अपनी फ़ोटो तो मिल गई मेरे पास, हाँ। लेकिन उनको कहाँ दूँ, सही बात है। किसके पास दूँ, कहाँ जाऊँ, कौन से को किसका दरवाज़ा खटखटाऊँ, भैया काम चाहिए, फ़ोटो कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो मैं हर रोज़ नेट पे बैठता था और ढूंढता था मॉडलिंग एजेंसीज़, कास्टिंग डायरेक्टर्स इन दिल्ली, मॉडलिंग एजेंसीज़ इन दिल्ली, उनके नंबर, मेल आईडीज़ ढूंढता था, निकालता था, पेपर पेन में से लिखता था। एक बुक बना रखी थी मैंने। ओके। हर रोज़ 15-20 निकालने हैं, फिर लैपटॉप पे बैठ के सारी फ़ोटो भेजता हूँ, मेल करने टिक मार्क मारता था कि इसको मेल भेजा है, इसको व्हाट्सएप भेजा है, कर करके ऐसे हर रोज़ का मेरा ड्रिल था कि ये करना ही करना है। ओके। तो और प्रॉब्लम है कि उस एज में जब आप 44 ईयर्स है, और हमारी इंडस्ट्री उस टाइम पे इतनी ओपन नहीं थी कि सडनली मॉडल एकदम आधे उम्र का मॉडल आ रहा है। क्योंकि उस टाइम पे जो मॉडल्स होते हैं वो 18, 19, 20, 21, 22, 23 बिल्कुल। उनके फादर के आसपास के एज के मेरे एकदम। बराबर हो जाते हैं, और एकदम एंट्री हो रही है। और एकदम आप एज वहाँ पे एंटर कर रहे हो। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता ही नहीं होती, और कोई बताने वाला भी नहीं होता। करेक्ट। तो अपना ही सब कुछ आपको रिसर्च करके, अपनी कोशिश कर करके जाना पड़ा। जैसे पहली बार जब मैंने रैंप वॉक किया था तो मुझे नहीं पता था कि वॉक कैसे करते हैं। कहाँ पे हुआ था पहला? ये मैंने किया था, ध्रुव बंडवाल एक डिज़ाइनर था। ओके। तो ही गेव मी अ ब्रेक के दिल्ली में कि आप आ जाओ वॉक करो मेरे लिए। Okay. बोला मैं बिग गैम्बल ले रहा हूँ, लेकिन पता नहीं किस तरफ टर्न करेगा, बिकॉज इस उम्र का अभी तक मैंने कराया नहीं और आसपास भी कोई है नहीं ऐसा। तो बट उसके लिए बहुत अच्छा हुआ और मेरे लिए भी बहुत फ़ायदा हुआ, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और उसके जाने से पहले मैं उसके शो से पहले मैं वीडियोस देखी ओके कि कैसे वॉक करते हैं, कैसे क्या होता है इसमें। बिकॉज आप उस टाइम पे तो समझ ही नहीं आता था कि किससे पूछूं, कौन कितना आपका रिन्यूमरेशन होगा, कितने पैसे मांगने चाहिए मॉडलिंग के लिए, रैंप वॉक के लिए कितना मिलता है, कितना ये होता है, तो कोई बताने वाला नहीं होता। और इस इंडस्ट्री में कोई ऐसा नहीं है जो मैं जानता हूँ जिससे मेरे को पता लग जाता कि ऐसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल। एज की वजह से बहुत सारे डिज़ाइनर्स नहीं लेते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए, बिकॉज उनका वेयर बोला नहीं, वो एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। बिकॉज
फिक्स आइडियाज़, काफ़ी लोगों के फिक्स आइडियाज़ होते हैं कि मैं इन्हीं लोगों के साथ काम करूँगा क्योंकि मेरा अच्छा चल रहा है। तो एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। तो स्ट्रगल तो बहुत देखा है। और उसके बाद में ऑडिशंस, अगर आप देखोगे तो मैंने इतने ऑडिशंस दिए हैं टीवी कमर्शियल्स के लिए और मूवी के रोल्स के लिए, छोटे छोटे रोल्स आते थे। मोर देन 1500 ऑडिशंस मैंने दे रखे हैं जी। इनफैक्ट 1500 रिजेक्शंस फेस किए होंगे मैंने। तो धक्के तो बहुत खाए हैं, लाइनों में बहुत खड़ा हुआ हूँ। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक भी लाइनों में खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि एक ऑडिशन के लिए इतनी भीड़ थी। सुबह टोकन मिला था, यशराज फिल्म्स वाले आए हुए थे दिल्ली में। सुबह टोकन मिला था, टोकन नंबर आते आते रात के 9 बज गए थे और हम वहीं घूम रहे थे, क्योंकि पता नहीं कब नंबर बुला लें, कब बुला लें। और वो नंबर वाइज नहीं चल रहा था। ऐसा नहीं था कि टोकन तो मिल गया लेकिन वो बता रहे थे कि ये टोकन वाला आ जाओ, ये टोकन वाला आ जाओ। क्या हिसाब था पता नहीं था। तो वहाँ से हिल नहीं सकते। तो 10-10 घंटे भी मैं लाइनों में खड़ा होकर वेट किया है कि नंबर आएगा तो ऑडिशन दूंगा। मतलब इतना स्ट्रगल सर। एक तरफ आप बैठे हैं ऑफिस में, जो हाँ। आपका मतलब आर्मी का फील्ड था, हेलीकॉप्टर इंजीनियर आप थे, जो आप हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, तो कभी लगा नहीं कि यार वही लाइफ ज़्यादा बेटर थी उस टाइम पे? देखिए, मिस तो मैं पक्का करता हूँ वो लाइफ को, बट रिग्रेट कोई नहीं है। कभी भी रहा नहीं कि मैंने क्यों छोड़ दिया और यहाँ क्या आया। वो मैं कभी भी रिग्रेट नहीं किया। ठीक है, वो मेरा डिसीजन था, मैंने अपने लिए छोड़ा था कि मैं कुछ और करता हूँ। एक्चुअली आर्मी में मेरे को चोट लग गई थी, तो फिर प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को, मेडिकली भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इससे अच्छा था कि मैं बाहर निकल के कुछ और एक्सप्लोर करूँ। ओके, चोट लग गई, थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहूँगा। मेरा नेक में और लोअर बैक में दोनों में डिस्क बाहर निकली हुई हैं थोड़ी सी। तो वो मेरे स्पाइनल कॉर्ड पे इम्पिंज कर रही हैं। तो उसकी वजह से मेरा, जैसे मेरे को मना किया हुआ है डॉक्टर ने कि आप स्विमिंग नहीं करो, आप वेट ट्रेनिंग नहीं करो, आप 2 व्हीलर्स मत चलाओ। इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन है। आप स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते जहाँ पे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होता है, या फिर हेवी स्पोर्ट होता है जैसे स्क्वॉश हो गया, टेनिस हो गया, जिसमें जोर पड़ता है, ये सब नहीं कर सकते। बट उसको फिर हटा के फिर मैंने सब कुछ किया, बाइकिंग की, क्योंकि कब तक आप फंसे रहोगे। बिल्कुल। तो वो सब करके फिर मैं सोचा कि यार बाहर ही कुछ करना चाहिए। तो वहाँ पे मेरा स्विच ओवर हुआ। मतलब ये पॉइंट था, मतलब ये एक ट्रिगर हुआ कि हाँ, ये जॉब छोड़ के ये चीज़ करना चाहिए, कुछ और करूँ। मतलब ये इसमें बिकॉज रिस्ट्रिक्शन हो जाता है ना, एक बार जब आप मेडिकल कैटेगरी हो जाते हो तो आपको बहुत जगह पे आप नहीं जा पाते। जैसे लाइक मेरी कंडीशन में मैं हाई एल्टीट्यूड वगैरह में मेरे को पोस्ट नहीं कर सकते थे, प्रॉब्लम आती थी, बिकॉज मेरे प्रॉब्लम आती है। तो फिर मैं अपना भी पूरा प्रोडक्टिविटी मेरी भी कम हो जाती है ऑब्वियसली, जब मैं हर जगह पे नहीं अपना 100% दे पा रहा हूँ। ऑर्गेनाइजेशन भी सफ़र कर रही है उसके लिए, और मैं खुद भी सफ़र कर रहा हूँ कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो आपने जब जॉब छोड़ी तो ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कहा था या अपने मन से ही? अपने मन से ही किया कि मैं अपना दे नहीं पा रहा हूँ 100%। इट इज़ बेटर कि मैं कुछ और एक्सप्लोर करूँ कि जहाँ मैं कुछ और मतलब जहाँ पे मैं अपना 100% दे पाऊँ। और डेस्टिनी आज कहाँ लिया ये? और डेस्टिनी मेरे को घुमा के लिखने वाला एक ही है, वो लिख रहा है, सबकी कहानी लिख रहे हैं, कहानी लिख रहा है। वो कहते हैं बस आप मेहनत तो करो, बाकी तो मैं खड़ा ही हूँ आगे थामने के लिए। बिल्कुल सही बोल। सर, आपकी एक तेलुगु में मूवी आई थी अखंडा, आई गेस 2021 में आई थी। ये इतनी सुपर डुपर हिट गई, और आप बताने की जैसे यशराज फिल्म में 8-8 10-10 घंटे की लाइन लगी रहती थी। तो वहाँ से एकदम इतनी बड़ी मूवी तक का सफ़र कैसा, मतलब एकदम कैसे मिली हुई ये मूवी? कोविड से पहले, जब कोविड हुआ था 2020 में, उससे पहले बहुत लाइन लगती थी यहाँ पे। सब हम ऑडिशंस के लिए पहुँचते थे, ये होता था, सब कुछ होता था। काम बहुत कम मिलता था, जितना भी मिल रहा था उसमें खुश थे कि हाँ ठीक है, काम मिल रहा है, थोड़ा मिल रहा है, चल रहा है काम। लेकिन हमेशा चाह थी कि मतलब कुछ बड़ा हो। बिल्कुल। ऑब्वियसली जब आप उस फील्ड में घुसते हो तो ऑब्वियसली चाहते हो कि ग्रोथ हो और आप कहीं बड़े पर्दे पे दिखो और लोग जाने आपको। तो मैं लगातार शूट्स करता रहता था। मैंने फैशन शूट्स बहुत किए हैं, एंड इंस्टाग्राम में सब मैं फ़ोटो डाल देता, सिर्फ फ़ोटो डालते रहता था कि ऐसे ही डालते रहता हूँ, कहीं कुछ होगा। तो सडनली जब 2020 में ये अपना कोविड हुआ तो बिल्कुल काम बंद हो गया था। उस टाइम पे 3-4 महीने तक तो कुछ कहीं से भी कुछ नहीं आ रहा था। तो सडनली उसके बीच में मेरे को अगस्त में 2020 में कॉल आया कि आपको कोई, मुंबई से कॉल आया था मेरे को कि कोई आपको ना हैदराबाद में ढूंढ रहा है। मैंने उनको आपका नंबर दे दिया है, दे आर लुकिंग फॉर सम
एक्टर जो विलन का रोल कर सकता है। ओके। तो मैंने ठीक है। तो उसके बाद फिर शांति हो गई। फिर 15-20 दिन के बाद एक बार और कॉल आया वहाँ पे एक इसका लेडी का कि सर आपको ना यहाँ पे एक मूवी के लिए कास्ट कर रहे हैं हम लोग एंड आपको आना पड़ेगा हैदराबाद। तो मैं ठीक है मैं आ जाऊँगा, लेकिन मेरे को कुछ तो आइडिया बताओ कौन सा मूवी है, क्या है, एंड जनरल आइडिया तो होना चाहिए ना कि जब जाने से पहले क्या है। बिल्कुल। तो उन्होंने बताया कि ये नंदमुरी बालकृष्णा की मूवी है एंड बोयापति श्रीनु जो है वो डायरेक्टर है। तो उस टाइम पे मेरे को फ्रैंकली मेरे को कुछ नहीं पता था, बिकॉज मैं मूवीज़ देखता ही नहीं था और तेलुगु मूवी तो दूर की बात हो गई थी उस टाइम। बिल्कुल। समय तो मैंने नेट पे खोल के सर्च किया कि हैं कौन। तब मेरे को पता लगा कि ये तो बहुत बड़ा, मतलब ही इज़ द गॉड ऑफ मासेस देयर। नंदमुरी बालकृष्णा उनकी 106 मूवी थी वो वाली। ओके। एंड ही इज़ नोन एज द गॉड ऑफ मासेस इन कंप्लीट आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट, एंड वो MLA भी हैं वहाँ। एंड ही इज़ द सन ऑफ NT रामाराव, बिग नेम। चीफ, हाँ जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जो आंध्र के पूरे। एंड बोयापति श्रीनु ही इज़ अ वेरी बिग डायरेक्टर, जो मास डायरेक्टर जो बोलते हैं। और इनकी ऑलरेडी 2 मूवीज़ इन्होंने आपस में पहले कर रखी हैं, दे वाज सुपर डुपर हिट एंड दिस इज़ देयर 3rd मूवी टुगेदर। एंड इसका नाम उस टाइम पे दिया था इन्होंने #BB3। ओके। बालकृष्णा एंड बोयापट्टी 3। ओके। बोला #BB3 हैट्रिक सुपर डुपर हिट, बिकॉज था कि 3rd मूवी भी सुपर डुपर हिट हो गई। तो सडनली एक दिन आ गया फिर मैसेज कि आपकी टिकट हो गई है। 18 नवंबर का डेट था, मुझे याद है पूरा, मैं भूलता नहीं हूँ इसी डेट को कि आप आ जाओ हैदराबाद 18 नवंबर को, मॉर्निंग में आओगे और शाम को आप वापस चले जाओगे। सब कुछ करवा दिया है, एयरपोर्ट पिकअप हो जाएगा, डायरेक्टर से मीटिंग है, फाइनल सब कुछ। मतलब स्क्रिप्ट वगैरह सुन के आप जा सकते हैं? नहीं, वहीं पे सब बुलाया है, आपको देखना है, वहीं स्क्रिप्ट सब कुछ करेंगे। हाँ, और शाम को वापस फिर जब शूट होगा तब आएंगे। हाँ। ओके। तो वहाँ गया, मैं डायरेक्टर से मिला, उन्होंने पूरा मेरे को कैरेक्टर डिस्क्राइब किया। ही टोल्ड मी कि ये वो है प्रॉपर, मतलब यू आर अ मेन विलन इन दिस, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट दैट यू आर द मेन विलन इन दिस। तो बट लेकिन अभी आप कहीं और काम नहीं करोगे, बिकॉज मैं आपको एज अ न्यू विलन लाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो जब तक ये मेरी मूवी रिलीज़ नहीं होगी तो हम आपको कहीं दिखाएंगे भी नहीं, किसी को पता भी नहीं होगा। ओके। यू हैव टू लाई डोगो, मतलब बिल्कुल चुपचाप बैठे रहना, आप काम करते रहना बस। तो सब कुछ हो गया, बात प्रोड्यूसर से मुलाकात हो गई, सब कुछ हो गया। उस दिन बात हो गई कि चलो क्लियर। तब मैंने फिर उसके बाद पूछा कि आपने मेरे को ढूंढा कैसे। बोला पहले यहाँ पे ये मूवी जो है एक बॉलीवुड स्टार को दी थी, उनका कुछ प्रॉब्लम आ गई, मेडिकल इश्यूज हो गए, ये हो गया वो हो गया, सो ही हैड टू गो, ही कुड नॉट फिनिश दिस प्रोजेक्ट। ऑलरेडी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था। ओके। तो फिर हमने सोचा कि फिर हम इसमें एक नया ही फेस उतारते हैं जो बिल्कुल किसी ने देखा ही ना हो। तो वो बिल्कुल पूरा रीशूट हुआ फिर? वो पूरा नहीं हुआ था, मतलब उनके वाला पार्ट हाँ, जो मतलब स्टार्टिंग ही हुआ था मूवी का, तब स्टार्ट ही हुआ था, बट वो सब कुछ फाइनलाइज हो गया था, सब कुछ हो गया था, स्टार्ट ही हुई थी मूवी दैट टाइम। तो वो फाइनली फिर दे थॉट के एक हम नया फेस ही उठाते हैं जो किसी ने देखा ही ना हो। तो इसमें ऑडिशन भी नहीं हुआ आई गेस? फिर कोई ऑडिशन नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं जब तक, क्योंकि अभी तक कहीं पे भी डायरेक्ट मीटिंग हुई और डायरेक्ट शूट स्टार्ट हुआ है। और वहाँ पे फिर मैंने वही पूछा कि आपने कैसे देखा। बोला हम ऐसे ही ढूंढ रहे थे इंस्टाग्राम वगैरह पे, इस पर लगातार सर्च चल रहा था हमारा, तो उसमें इंस्टाग्राम में आपकी फ़ोटो देखी है, मैं 2-3 फोटोज़ हमें ऐसे स्ट्राइक हुआ जो हमारा कैरेक्टर है वो बिल्कुल फिट होता है। तो उन्होंने डायरेक्टर ने बोला कि चिंता मत करो, एक्टिंग तो मैं करवा दूंगा आपको। तो बस वही था उसी दिन, मतलब किस्मत जब होती है, भगवान साथ देता है तो कोई नहीं रोक सकता। कैसा फील रहा सर जब पहला दिन शूटिंग का और सामने कैमरा है? पहले दिन तो बहुत मुश्किल थी, पसीने आ रखे थे पूरे, हाथ पाँव ठंडे पड़े थे मेरे, बिकॉज अभी पहला दिन शूट था मेरा उनके साथ, बालाकृष्ण सर के साथ। ओके। एंड उनका 106 मूवी और मैं बिल्कुल पहला मूवी, और लैंग्वेज भी तेलुगु है, और जो मैं जानता नहीं हूँ लैंग्वेज, तो बोले वो तो हम कर देंगे, ये सब कर देंगे। बट वो डर जो था इनिशियली, डर तो रहता ही है कि आप पहले दिन सेट पे जा रहे हो और इतने सारे लोग हैं, सारी लाइट्स आपके ऊपर होंगी, सारी आंखें आपके ऊपर होंगी। बिल्कुल। तो बहुत डर लग रहा था पहले दिन, तो बहुत डर लगा था कि समझ नहीं आ रहा कि मतलब कैसे निकलूंगा। कभी कभी लगता था यार कहाँ फंस गया हूँ मैं, क्या पंगा ले लिया ये नई चीज़ आ गई है एकदम से, और तो जा भी नहीं सकते अब। जा भी नहीं सकते अब, क्योंकि एक बार स्टार्ट किया है तो
स्टार्ट करना ही करना है, ख़त्म करना है। यू हैव टू रीच द एंड लाइन। कोई बीच में भागने का मतलब ही नहीं है। तो फिर जब मतलब कोई रीटेक्स वगैरह भी हुए होंगे सर? रीटेक्स तो हुए, बहुत हुए रीटेक्स बहुत हुए। शुरू में थोड़ा सा स्लो चला शूट, लेकिन 3-4 दिन के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि कैसे प्रॉम्प्टिंग होगी और कैसे प्रॉम्प्टिंग को पकड़ना है। ओके, तो मतलब उसमें जैसे आप लैंग्वेज कह रहे हैं, तो जो उसमें अगर डायलॉग्स हैं वो आपने नहीं बोले हैं? बाद में किसी और ने डब करता है मेरा वो, ओके, तेलुगु में। ओके। लेकिन जब प्रॉम्प्टिंग होती है तो जनरली वो लेंथ उतनी सेम होनी चाहिए, हाँ। और थोड़ा बहुत लिप मूवमेंट उतना वो सेम ओके। होना चाहिए, सो दैट जब डबिंग हो तो पता ना लगेगा। तो फिर आप उस समय क्या डायलॉग, वही डायलॉग्स बोलते थे? डायलॉग नहीं, साइड में पीछे प्रॉम्प्ट करता है एक बंदा, वो जो भी डायलॉग है हाँ। वो बोलता रहेगा पीछे, और मैं उसको पकड़ के एक्टिंग करता रहूंगा तेलुगु में। ओके, तो ये भी इससे बहुत डिफिकल्ट होता ये है? डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज आप सोच रहे हो हिंदी में, हाँ, सुन रहे हो तेलुगु में, मुंह तेलुगु में हिल रहा है, और जो एक्सप्रेशन है वो तेलुगु वर्ड और हिंदी वर्ड मैच होना चाहिए जिस पे वो एक्सप्रेशन देना है आपको। सो काम डबल हो जाता है। और पहली मूवी, और पहले और इतने बड़े स्टार्स सामने, डायरेक्टर इतने बड़े, तो बहुत बड़ा चैलेंज ले लिया सर आपने। बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत। लेकिन 2-3 दिन के बाद बहुत ईज आउट हो गया था। हेल्प बहुत मिली, बहुत हेल्प की, डायरेक्टर ने, हीरो ने बहुत हेल्प की, मतलब लगे रहते थे मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मतलब मोटिवेशन में कमी नहीं रही थी उनकी? मोटिवेशन में कभी कमी नहीं रही। ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब जो मतलब अगर मतलब कभी ऐसा फील नहीं होने दिया मेरे को कि आपसे नहीं हो पा रहा, गलती कर दी आपको लेके, ऐसे कभी भी फीलिंग नहीं हुआ कि अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है ये एंगल ट्राई कर लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं, आप ठीक है, हाँ आप ठीक है, चलो ये वाला करते हैं। मतलब कि करना तो आपके साथ ही है, करना और, तो है ही। और आपको करा के भी रहेंगे। मेरे डायरेक्टर का एक फेमस डायलॉग, एक बार फंस गया था मैं, एक लाइन में फंस गया था। ओके, बहुत लंबा शूट था, हो गया सब कुछ हो गया, लंबा 4-5-6 लाइनों का वो था, मोनोलॉग था। ओके, तो दे वर डूइंग कट करके ले रहे थे अलग अलग एंगल से ना, सो दैट इजीली चला इजीली जाए। हो जाएगा। बट एक लाइन थी लास्ट वाली, उसमें ऐसे करके ऐसे कर कुछ था, ऐसे करके चुस्ता ऐसे करना था, वो साला पकड़ में नहीं आ रहा था मेरे। अच्छा, वो उसमें गड़बड़ हो जा रहा था, हर बार जितने बार किया हर बार गड़बड़ हो रहा। और वो लास्ट लाइन थी, 3:30 बज रहे थे, उस डे का शूट खत्म हो जाना था, जल्दी खत्म हो जाना था, लेकिन उस लाइन ने अटका और रखा था। मैंने इंश्योर किया कि कोई 6 बजे तक पहले ना आ जाए। बहुत कोशिश की उन्होंने, नहीं हुआ। फिर उन्होंने 1-1.5 घंटे के बाद ना बोला छोड़ दो, ब्रेक करो, जाओ चाय पी के आओ। सब निकल के खाली कर दिया, वहाँ पे गया मैं, चाय वाय पी के आया, बाहर साइड में बैठ गया जाके खुले में, सबसे दूर जाके, मतलब चाय दे दे, कोई नहीं चाहिए आसपास, चाय पी, दिमाग को शांत किया, वहाँ गया, एक टेक में ख़त्म हो गया। और जो डायलॉग में बोल रहा था, मेरे जो डायरेक्टर थे बोयपट्टी श्रीनु, बोलता कि मैं पत्थर से भी एक्टिंग करवा दूंगा, आपसे तो करवा ही दूंगा मैं पक्का। मैं सही है सर, आपने करवा ही दिया। मतलब इतने सपोर्टिव डायरेक्टर्स, जहाँ जबकि इतना निपोटिज्म अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री में बहुत है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो मतलब मेरे माइंड की पिक्चर ही बिल्कुल क्लियर होती जा रही है कि इतना सपोर्ट भी मिलता है। बहुत मिलता है, सपोर्ट बहुत मिलता है। तो मतलब आपने बॉलीवुड में ट्राई किया या बॉलीवुड में निपोटिज्म का? बॉलीवुड मैंने अभी ट्राई किया नहीं है। मैंने अपने आप, मेरे को 2 गाने किए थे मैंने, फिलहाल 1 और फिलहाल 2 अक्षय कुमार के साथ, वो अपने आप आए थे मेरे पास। ओके, वो बी प्राक के गाने थे, फिलहाल 1 एंड फिलहाल 2, बी प्राक के गाने काफ़ी फेमस हुए थे वो। इस सेकंड वाले में एमी विर्क भी था, तो वो 2 गाने किए थे मैंने उनके साथ। बाकी मैंने अभी तक, मतलब मैंने मुंबई में फ्रैंकली जाके ट्राई किया नहीं है कि जाऊँ और ट्राई करूँ मूवीज़ में। तो मोस्टली आपकी तेलुगु में आई है मूवीज़? तेलुगु में मैं कर रहा हूँ, और 2 मैंने तमिल भी की हैं, छोटी मूवीज़। ओके, तमिल में भी की हैं। अभी जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, अभी आपकी एक पैन इंडिया मूवी आ रही है बॉबी देओल जी के साथ, उसके बारे में थोड़ा बताएं। उसमें हीरो बालाकृष्ण ही है, बॉबी देओल है, मैं काम कर रहा हूँ साथ में। बॉबी जो डायरेक्टर है वहाँ के, बहुत फेमस डायरेक्टर हैं तेलुगु, वो है। पैन इंडिया आ रही है, संक्रांति रिलीज़ हो रही है, इसके सिवाय कुछ नहीं। आपका रोल क्या है सर इसमें? रोल काफ़ी लंबा चौड़ा है, अच्छा है, वो आप देखिए तब पता लगेगा। मतलब पूरी मूवी में आप दिखने वाले हैं? देखूंगा, मैं बहुत देखूंगा, कहीं मिस आउट नहीं करोगे आप मेरे को। कैसा लगा मतलब बॉबी देओल जी के साथ काम करके आपको? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, और ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, वेरी हम्बल। जब भी आते हैं, जब भी सेट में आते हैं तो गले वाले मिलेंगे पक्का, क्या हाल है और हाउ आर यू, ऐसी बात करेंगे थोड़ी देर। एंड कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मतलब ही इज़ अ सुपरस्टार और हम
बाकी कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, ऐसे कभी फीलिंग नहीं आई। डाउन टू अर्थ है। बिल्कुल बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत। कोई मतलब सेट पे ऐसा कभी नहीं लगता है कि अलग अलग है, सब आर्टिस्ट हैं इकट्ठे बैठे हुए हैं वहाँ पे। वहाँ जब शूट कर रहे हैं वहीं पे आके बीच में गैप है तो जैसे आपस में बैठे हैं हम, पूरा सोफा लगा हुआ है, वहीं आके बैठ जाएंगे, आपस में ऐसी बातें होंगी। तो बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा नेम, और जब से एनिमल मूवी हिट हुई है और जो इनका एनिमल में करेक्टर दिखाया गया है सेम थोड़ा मिलता है उनसे या नहीं? बिल्कुल रियल लाइफ में? रियल लाइफ में तो बिल्कुल नहीं मिलता, बिल्कुल ऑपोजिट ही है। बिल्कुल अपोजिट है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं सेट पे शूटिंग्स होती है, तो क्या मस्ती भी होती है सेट वगैरह पे, या सिर्फ शूट ही काम होता रहता है? काम तो होता ही है, लेकिन साइड में हम बैठे रहते हैं, जब फ्री होते हैं तो कुछ ना कुछ चलते रहता है, ऐसी बातें चलती रहेंगी, फालतू की बातें, अच्छा। हंसते रहेंगे, कभी किसी की टांग खींचते रहेंगे, कभी किसी की टांग खींचते रहेंगे। तो जैसा आपका फेवरेट मूवमेंट अगर मैं कोई जानना चाहूँ आपसे? हम बाहर बैठे हुए थे हमेशा, जैसे वहाँ पे घोड़ों का सीन था। कहाँ की बात है ये? कौन सी मूवी? अभी यही वाली जो मूवी अच्छा। कर रहा हूँ, तो अभी मैंने नहीं चलाना था घोड़ा, बाकियों ने चलाना था घोड़ा। तो वो सुबह से शाम, मतलब सुबह से लगातार 2-2 घंटे घोड़े पे ही बैठे हुए थे, क्योंकि फील लेने हैं घोड़ा। तो हम 2-3 जो नहीं थे तो वही बोल रहे थे, वो देखो घोड़े के साथ ही चिपक गया आदमी, ऐसे ही आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं। बोला आ जाओ यार, आ जाओ, तुम नीचे आ जाओ। कोई बोला नहीं घोड़े के साथ करना है सीन, तो उसके साथ टाइम बिताना पड़ेगा। और सुबह से शाम तक घोड़े पे बैठे हुए हैं लोग, तो हम ऐसे ही यहाँ से चलाते रहते थे बैठ के कि अरे क्या कर रहे हो तुम यार, आ जाओ नीचे आ जाओ, कुछ नहीं करेगा घोड़ा, वो तुम्हारा डूब बिठा के करवा लेंगे शूट। तुम्हारा डुप्लीकेट जो होता है, डुप्लीकेट भी रखते हैं ना, क्योंकि घोड़ा भाग रहा है तेज़, तो एक्टर्स का मुश्किल हो जाता है करना। जो प्रॉपर हॉर्स राइडर्स हैं वो भी थे वहाँ पे। ओके। तो इसी तरह एक दूसरे को खींचते रहेंगे, ऐसे बैठ के आपस में चाय चल रही है, स्नैक्स खा रहे हैं, तो एक दूसरे को खिंचाई। अच्छा, कोई मतलब बेतुकी बातें होती हैं क्योंकि उस टाइम पे हाँ बिल्कुल बेतुकी बातें, बेसर बेपाँव की बातें, जिनका कोई लॉजिक नहीं बस होता। बोलना है बस बोलना है, सो दैट जो टाइम है वो अच्छा पास हो और अच्छी मेमोरीज बने। और कंपेटेबिलिटी भी आती है सर, जब आपका हाँ। को एक्टर्स आपके साथ हैं और आप नॉर्मल बात भी कर रहे हैं, तो आपका सेट पे जब आप जाते हैं तो और अच्छा निकल के आता है, क्योंकि कंफर्टेबल हो गए हैं। वो जो आपस में जो हिच होती है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल। जैसे भी हमने बताया डुप्लीकेट एक्टर्स भी होते हैं, तो जैसे आपने तेलुगु में विलन का रोल किया, तो उसमें आपका भी कोई डुप्लीकेट था? हाँ, मेरा हर मूवी में एक डुप रहते हैं। अच्छा। बिकॉज जितनी भी फाइट सीक्वेंस होती है और स्टंट्स होते हैं, उसके लिए एक पक्का हमेशा होता है। लेकिन मैंने आज तक टेक अपने आप ही दिया है, जितने बार भी टेक हुए हैं मैंने खुद अपना स्टंट और फाइट सीक्वेंस सारे खुद किए हैं। वो होता है, वो प्रैक्टिस करता है, दिखाता है मेरे को कि ऐसे करना है, तो डायरेक्टर पूछ लेता है कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप करना, नहीं तो डूब करेगा। तो जैसे मतलब सर आपको इंजरी भी है, आपने जो बताया, तो उसमें दिक्कत नहीं होती करने में? और इंजरीज अभी देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं वो वाले ना करूँ जहाँ गर्दन पे जोर इम्पैक्ट पड़े, लेकिन आज तक अभी ऐसा प्रॉब्लम आई नहीं है मेरे को। तो जहाँ पे भी होता है, क्योंकि सेफ्टी इतनी देखी जाती है, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी बहुत छोटे मोटे तो थोड़ी लगती हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते। वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडस्ट्री। तो हर मूवी में सर सेम डुप्लीकेट होता है या चेंज होता है? नहीं, हर मूवी में अलग डुप्लीकेट होता है। तो उसका पूरा लुक आपकी तरह बनाना पड़ता है? वो लुक मेरा बनाना ईजी है ना, फटाफट दाढ़ी लगाओ और जनरली बन जाता है। बिल्कुल, ये तो है। तो जैसे मतलब इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ कर ली है आपने, अभी बॉबी देओल जी के साथ भी आ रहा है, कभी इंस्टाग्राम पे आप इतने एक्टिव रहते हैं, मैंने आपका इंस्टाग्राम चेक किया, और जैसे इतनी बड़ी मूवी भी आपको इंस्टाग्राम से ही मिली, तो कई बार जितने यूज़र्स हैं उनमें से कोई कमेंट ऐसा हो जो आपको याद रहा हो और जिसने आपको डीमोटिवेट किया हो बहुत ज़्यादा? कमेंट्स तो बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट्स ऐसे आते हैं कि डीमोटिवेट करते हैं आपको। बिकॉज इस एज में जब आप घुसते हो किसी नई चीज़ में, तो सबका बहुत लोग हैं जो आपको नीचे पुल करना चाहते हैं। काफ़ी बार आएगा कि अरे इस एज में क्या कर रहा है ये कोई एज है ये करने की, ये फैशन इंडस्ट्री के अंदर घुस गया है, ये लड़कियों की वजह से घुस गया है, ऐसे भी कमेंट आते हैं। तो ठीक है, हर एक की अपनी सोच है, जो उसकी सोच है वो लिख सकता है, फ्री है। बिल्कुल। लेकिन बाकी जो मैंने अपने दिल पे या दिमाग पे लेना है वो मेरे ऊपर है। तो सर जब आपने जॉब छोड़ के मतलब आर्मी लेफ्ट किया और एक्टिंग में आए, तो फैमिली का सपोर्ट रहा सर इसमें पूरा? फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को कि ठीक है करो जो करना है, लेकिन वो देख लेना कि जो कर रहे हो अच्छी चीज़ कर रहे हो, बस। बाकी तो हमेशा वही रहा है कि जो कर रहे हो ठीक ठाक करो, उल्टे काम में मत फंसो। तो कभी एक्टिंग करते हो सर ये नहीं आया माइंड में कि कोई साइड बिजनेस में होना चाहिए इससे और इनकम हो? सोचता तो रहता हूँ लेकिन वो बिजनेस वाले आइडिया नहीं आते मेरे को, प्रॉब्लम वो होती है
क्योंकि पूरी फैमिली हमारी सर्विस वाली है। मेरे फादर भी आर्मी में थे। ओके। और मैं भी फिर फौज में ही पैदा हुआ, फौज में ही बड़ा, फौज में ही सर्व किया। तो कभी वो बिज़नेस समझ ही नहीं आता, आइडिया नहीं आते हैं। आइडिया तो बहुत होते हैं, लेकिन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो उसकी वजह से फिर वापस वही हो जाता है, यार छोड़ो यार, बिज़नेस अपने बस की बात नहीं है। तो सर जैसे इंस्टाग्राम की हम बात बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कमेंट्स लोग डिमोटिवेट भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पॉजिटिव कमेंट्स भी करते होंगे। पक्का। तो आपको सबसे यादगार कमेंट कौन सा है जो आपको देख के अंदर से खुशी हुई कि हाँ यार जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ इस एज में भी? अरे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं, बिकॉज जब इन्होंने निकाला था, ब्रूट ने मेरा ऊपर एक छोटा सा वीडियो निकाला था, ब्रूट इंडिया ने, तब उसके अंदर तो इतने अच्छे कमेंट्स बहुत लोगों ने डाले ना कि इस एज में ही इज़ डिफाइंग एज, एंड ऐसे करियर को ऑप्ट किया है जहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, अपना सब कुछ सिक्योर था, सब कुछ करके उसके बावजूद ही जम्प्ड इन अ अननोन वेल एंड स्टिल डूइंग गुड एट हिज एज। अपने बॉडी को, अपने रूटीन को इतना अच्छा फिट रखा हुआ है इन्होंने। इस टाइप की चीज़ें बहुत बहुत कमेंट्स आए थे। तो अच्छा लगता है वो देख के कि हाँ एटलीस्ट जो आप कर रहे हो, पीपल आर रिकग्नाइजिंग योर हार्ड वर्क। आपका कोई फैन जो आपको हमेशा ही दिखता हो या उसका कमेंट हमेशा ही आता हो जो आपके माइंड में भी हो? मेरे 2-3 फैंस हैं जो मेरा फ़ैन पेज भी वो चलाते हैं। अच्छा। बट मैं अभी तक मुलाकात नहीं हुआ है, और लेकिन मेरे नाम से फ़ैन पेज चल रहा है, और मेरे जो भी मैं डालता हूँ उसका कुछ ना कुछ और वीडियोस ये वो बना के डालते रहते हैं लगातार। तो आप टच में रहते हैं वो लोग इंस्टाग्राम? इसी के थ्रू टच में रहते हैं। बाकी कोई मेरे को आइडिया नहीं है कि क्या नाम है, कहाँ है, क्या है, बट वो जैसे ही मेरा कुछ बीच में देखते रहता हूँ, थोड़े दिन के गैप के बाद एक कहीं रील बना के मेरी 2-3 फोटोज़ ये वो लेके डालते रहेंगे। बहुत बढ़िया। ऐसी फैन फॉलोइंग होनी भी सर बहुत ज़रूरी है, और मोटिवेशन ही मिलता है इस चीज़ से भी। तो सर जैसे थोड़ा सा फिटनेस के बारे में बात करूँगा मैं आपके, तो जब आपकी इंजरी है इतनी, तो सर फिट कैसे रखते हैं अपने आप को? जब मैं कोई इंजरी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, जैसे बताया मैंने, तब मैंने एकदम से वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया था। मैं 90 kg से ऊपर हो गया था। सीरियसली? और क्योंकि तब एक्चुअली पूरा मेंटली भी आप बहुत वो हो जाते हो ना, कि सडनली आपको कुछ नहीं करना, ना आप भाग सकते हो, खेल सकते हो। क्योंकि पहले मैं हमेशा ही स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ। स्कूल में भी मैं 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400 डिस्ट्रिक्ट लेवल तक किया हुआ है मैंने। उसके बाद जब ट्रेनिंग में भी मैं पूरा स्पोर्ट्स पर्सन रहा, तो सडनली एकदम से झटका लगता है कि कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप मेंटली भी आप वो थोड़ा बैकफुट ले लेते हो, सब कुछ हो जाता है। खाना खाओ, मेंटली आप हो रहे हो कि डिप्रेस्ड टाइप हो जाते हो कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। बट जब मैंने मॉडलिंग शुरू किया और पिक्चर्स अच्छे लगने लगे लोगों को, तब मेरे को लगा कि नहीं भाई, अब अगर इसके अंदर घुसना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। और मेरे पास प्रॉब्लम थी, बैक की प्रॉब्लम, नेक की प्रॉब्लम, लेकिन स्लो हल्के वेट्स करो, हल्के अपने आप को एक लेवल बढ़ाते रहो। टाइम लगा। कितना टाइम लगा सर 90 kgs को? मतलब अभी आपका आई गेस जो अभी मेरा वेट 72 है, अभी 72। बीच में मैंने 1-1.5 साल के बाद, आई थिंक 2018 में, हाँ 2018 में मैंने, 2016 में मैंने छोड़ा था, 2018 में मैंने एक रैम्प वॉक किया था जिसमें मैंने पैक्स बनाए थे, एब्स बनाए थे। लेकिन वो स्लो प्रोसेस रहा, और बहुत मेहनत की, और बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे, और बहुत सारी सेक्रीफाइसेस हुई। लेकिन वो एक बार था कि मैं पहुंचूंगा वहाँ तक, तो वो मैंने पहुंचा वहाँ पे। बिल्कुल। मतलब वो ये सर हिम्मत करनी पड़ेगी तो सब कुछ हासिल होगा। ये स्टेटमेंट आप पे बिल्कुल मेरा मानना है कि अगर किसी चीज़ को आपने शुरू किया है ना, तो ख़त्म जब तक नहीं होता ना, तो लगे रहो यार उसके पीछे। बीच में निकलने का मतलब नहीं है कोई, या तो स्टार्ट ही मत करो, और लेकिन अगर स्टार्ट किया है तो फिर पीछे मत हटो। आई थिंक वो फौज के थ्रू ही आता होगा कि एक बार घुस गए हो तो हालात पहुंचना ही है आगे, कोई मतलब नहीं है, बैकआउट का कोई सीन ही नहीं है जी। तो जैसे सर आपकी दाढ़ी बियर्ड के इतने फ़ैन हैं लोग, बाकी जैसे मेंटेन कैसे करते हैं आप? मतलब एक था कि 21-25 साल आपने बिल्कुल शेव रखा ही नहीं, और एक पॉइंट है कि आज विदाउट शेव आप नहीं रह सकते क्योंकि लुक का पार्ट हो गया है ये। तो कई बार मिस करते हैं अपने आप को, एक तो ये भी, और दूसरा कि इसको मेंटेन कैसे रखते हैं आप? मिस तो नहीं करता मैंने पहले भी वही बोला था कि मेरा वही है कि जिस टाइम पे जो है वो अच्छा है।
उस टाइम पे वो अच्छा था, फौज में था, क्लीन शेवन था, वो अच्छा था। अभी मैं बाहर हूँ, ऐसा हूँ जैसा हूँ, ये भी अच्छा ही है। तो आई डोंट मिस दैट। ये अच्छा लगता है, पहले वाली पिक्चर्स देख के लगता है यार क्या फिट होते थे एकेडमी डेज में, बिल्कुल पतले, एकदम जॉ लाइन दिखती थी, ये सब होता था, तो अच्छा लगता है। बट अभी ठीक है, आई एम हैप्पी विद दिस। अब ये है मेरा तो जो लुक है, और अब मेरे को भी अच्छा लग रहा है, लोगों को भी अच्छा लग रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। और मेंटेन कैसे रखते हैं? मेंटेन करने का बहुत ज़्यादा, मतलब मैं वो नहीं करता हूँ कि देखभाल बहुत ही ज़्यादा। मेरा सिंपल तरीका है, मेरे को सबसे अच्छा लगता है नारियल का तेल, सबसे अच्छा जो बेस्ट है। इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं बाज़ार में, लेकिन सब ट्राई करके देखिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन जो अपना जो देसी नारियल का तेल है ना, वो सबसे अच्छा है। आप उसको लगाओ, आपकी दाढ़ी हमेशा अच्छी फिट रहेगी। तो मैं वही फॉलो करता हूँ कि जैसे बहुत सारे ऑयल्स देखे मैंने मार्केट में, हर एक कंपनी निकाल रही है ऑयल्स, क्योंकि आजकल आई थिंक 70% ऑफ द मेन आर हैविंग बियर्ड्स। बिल्कुल बियर्ड का फैशन है हो रखा है, पूरा तरह फैला हुआ है। लेकिन बट मैं अपना मैं अगर रिकमेंड करूँगा तो नारियल का तेल बिल्कुल, मतलब फिट रहते हैं उससे। फिट रहता है, उससे बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, आराम से ऑयलिंग करो, अच्छी तरह वॉश करो। तो ये आपके ओरिजिनल वाइट है सर, या आपने कलर किया है? ये मेरे ओरिजिनल ऐसे निकले हैं। ओरिजिनल वाइट, ओरिजिनल मतलब ये लुक ओरिजिनल लुक है। ये मेरा कुछ अंदर, मतलब कुछ में वो नहीं है, नथिंग, कोई कलर नहीं है, कोई कुछ भी मेड नहीं है। आपके लिए जो फोटो की बात करी, आपकी एक वायरल फोटो है जिसमें आप डेस्क पे काम कर रहे हैं, उसके अलावा मुझे आपकी कोई और फोटो मिली नहीं। उसके सिवाय मेरी कोई फोटो होगी भी नहीं। हाँ, उसके सिवाय एक फ़ोटो है, और जब मैं आर्मी में कमीशन हुआ था, जो हमारे आई कार्ड पे डलती है, उसकी एक फ़ोटो डली हुई है उसके अंदर, और बस। वो आई थिंक 30 साल पुरानी होगी, 30 ईयर्स पुरानी। ऐसा क्यों? मैं बहुत कैमरा शाय होता था, बहुत ज़्यादा कैमरा शाय। कभी भी मैं फ़ोटो खिंचवाता ही नहीं था। एक मिनट, मतलब अभी आप कैमरे के सामने बिल्कुल ऐसा है, और एक टाइम था कि जहाँ पे आप कैमरा को फेस नहीं करते थे। कैमरा बिल्कुल फेस नहीं करता था। जहाँ पे भी कैमरा हो रहा है, मैं वहाँ से कैमरा से निकल जाता था, यार कोशिश करता था नहीं है, सामने ही नहीं आओ। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल पसंद ही नहीं आता था मेरे को फ़ोटो खींचना, क्योंकि मेरे को लगता था कि मेरी फ़ोटो बड़ी अजीब सी आती है। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि फ़ोटो हो रही है और कूद के पहुँच गए कि फ़ोटो खींचो। ये जहाँ हो रहा है वहाँ कूद के बाहर निकलने का फटाफट सबसे पहले मैं होता था कि निकल जाओ यहाँ से। और वो भी किसी ने खींची थी मेरे ऑफिस में, क्योंकि वहाँ पे वो लगनी थी, एल्बम में वहाँ लगनी थी, ऑफिस में लगनी थी। तो इसलिए वो आके फोटोग्राफर आया था कि बोला सर आपकी लगानी है हमें, इसलिए उसमें भी आप नीचे देख रहे हैं? उसमें भी मैं नीचे देख रहा हूँ। जो मुझे याद आ रहा है, उसमें भी आप नीचे देख रहे हो, मतलब इतना शाय। ओके, क्योंकि मैं इस चीज़ को ऐसा समझ रहा था, मुझे लगता था कि ऐसा आप आर्मी में थे तो आप अपनी फोटोज डाल नहीं सकते, इसलिए है नहीं। उसके बाद में भी अभी भी नहीं डाली हैं। ये इसलिए जितने मेरे कोर्समेट्स हैं आर्मी के और जो मेरे को जानते हैं फौज में, तभी वो इतने हैरान थे कि नितिन तू एक्टिंग में, मॉडलिंग में, जहाँ हम कभी देखते ही नहीं थे तेरे को कहीं भी आसपास इधर कैमरा के और ऐसे चीज़ों में। तो दे वर वेरी शॉक्ड कि ये मतलब बिल्कुल आउट ऑफ फेस कैसे हो गया, 180 डिग्री चेंज ओवर कैसे आ गया। आपने आर्मी के जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें कब पता चला, जो आपकी पहली मूवी रिलीज हुई, या आपने उन्हें कब बताया कि मैं एक्टिंग में आ गया? जब मैं मॉडलिंग में घुसा था पहले, तब फोटो डालनी शुरू की मैंने अपने फेसबुक में, उसमें तब एकदम से लोगों को अरे ये कहाँ मॉडलिंग में जा रहा है, ये हो रहा है, तब पता लगना शुरू हुआ। उसके बाद फिर मेरे 2-3 आर्टिकल्स निकले थे, काफ़ी इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था, ब्रूट इंडिया ने कवर किया था, सो वो काफ़ी वायरल हो गए थे। फिर मेरे ऊपर वीडियोस बन गए, कुछ काफ़ी मीम्स बन गई, वीडियोस बन गए, तो वो आर्मी में काफ़ी घूमते रहे व्हाट्सएप में। तो उस तरह से बहुत लोग जो मेरे को नहीं भी जानते थे पहले, वो भी लोग जानने लग गए। करियर में हाथ रहा है इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है, बिकॉज हमेशा सपोर्ट तो वहीं से मिला है। जब आपको सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप जहाँ जिसमें आप कूदे हो, आपको और हिम्मत मिलती है। तो आपके सीनियर्स के कोई फ़ोन आते हैं कि जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो? बहुत लोगों से मैं मिला हूँ, बहुत लोगों से बात हुई है, बहुत। इनफैक्ट मेरे आर्मी के सीनियर्स, इनफैक्ट मेरे टीचर्स भी अभी भी, वो भी बहुत खुश हैं, और वो भी कुछ ना कुछ मैसेज भेजते रहते हैं मेरे को। बिल्कुल। स्कूल टीचर्स की बात मेरे आर्मी में भी जैसे नहीं, स्कूल टीचर्स की बात कर रहा हूँ। ऐसे कौन से डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ आप काम आगे करना चाह रहे हैं और किनके साथ हो भी रहा है? अभी मैं जो बॉबी कोहली के साथ कर रहा हूँ, तेलुगु किया है मैंने, बोयपट्टी श्रीनिवास के साथ काम किया है, सुधीर वर्मा है, ये सब तेलुगु में है। मैं जो अभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के एक वहाँ के फेमस डायरेक्टर्स हैं त्रिविक्रम सर,
ओके तेलुगु हैं, फिर राजा मौली, सो सब जानते हैं उनको, बिल्कुल। वो उनके पास अल्टीमेट वही होता है कि वहाँ तक कहीं पहुँचो। ऑब्वियसली बॉलीवुड में मैं ओपन हूँ, कहीं पे भी मेरे को कोई अच्छा रोल मिलेगा, कोई बुलाएगा तो आई एम ऑलवेज ओपन टू दैट। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं काम करना चाहता, बिल्कुल। मैं तो इनफैक्ट मैं कोई भी लैंग्वेज में काम करना चाहता हूँ। अभी तो वो देखा है आपने कि इंडियन सिनेमा ऑलरेडी इंडियन सिनेमा हो गया है, ऐसा कुछ नहीं रहा कि तेलुगु है या बॉलीवुड है। आप सब देखेंगे कि सब एक्टर्स इधर से उधर आके सब कर रहे हैं। लैंग्वेज इज जस्ट नॉट अ बैरियर नाउ, अब वो ख़त्म हो चुका है कि लैंग्वेज है। तो मैं मतलब कहीं भी मेरे को अगर अच्छा काम मिलेगा तो आई एम ओपन टू ऑल काइंड ऑफ वर्क। बिल्कुल सर। तेलुगु में से कौन सी मूवी है? तो अखंड आई है आपकी? मैंने अखंडा की है, रावणासुर की, रावणासुर, देन स्पाई है एक, देन डेविल है एक, ईगल है, ओके। और एक अभी जो चल रही है बॉबी वो जी है। के साथ। इसके बाद और एक और मूवी है साउंड है, वो भी आधी बनी है, वो होल्ड पे है, थोड़े दिन के बाद फिर शूट स्टार्ट होगा, एक वो है। एंड मैंने एक तमिल मूवी की है, छोटे बजट की मूवी थी, नए डायरेक्टर है वो भी बड़ा अच्छा शूट हुआ है उसका, वो भी मैं वेट कर रहा हूँ, वो भी रिलीज़ होने वाली है। ओके। उसका नाम है देन चेन्नई, दिन चेन्नई। देन चेन्नई, विच इज तमिल में है। ओके। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छा लगेगा देखने में। एंड ग्रे शेड कर रहा हूँ मैं, एंड बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है उन्होंने, बहुत ही बढ़िया मूवी बनाई है। और इसके बाद ये बॉबी देओल जी के साथ और जो ये है, वाली वो रिलीज़ होने वाली है, ये संक्रांति में रिलीज़ हो जाएगी। इसके बाद अभी एक्चुअली ये जो जिस धंधे में मैं हूँ ना, इसमें यही है कि अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट अच्छा कब मिलेगा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत अनसर्टेनिटी होती है। क्योंकि अभी आपको प्रोजेक्ट भी अच्छा चाहिए, क्योंकि आप एक लेवल का काम कर चुके हो। बिल्कुल। तो आप कोई भी रोल नहीं करना चाहोगे कि जिससे आप अपना जो स्किल है वो दिखा पाओगे। तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ठीक है, लेकिन जो आएगा वो अच्छा ही आएगा। मतलब जब तक कॉल नहीं तब तक खाली, वही है बस। जब आएगा तो अच्छा ही आएगा, जब नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, अच्छे दिन तो दिखेंगे। कब तक अंधेरा आएगा। तो वेब सीरीज ट्राई करिए सर आपने? अभी तक मैंने कोई ट्राई नहीं की, बट मैं ओपन हूँ वेब सीरीज़ के लिए, और कहीं मतलब एनी लैंग्वेज, OTT, वेब सीरीज, मूवीज, आई एम ओपन टू ऑल। अभी तक मेरे ख्याल से आपने मोस्टली विलन के रोल ज़्यादा करे हैं। हाँ, मैं विलन का रोल, और बॉबी देओल जी के साथ जो आ रहा है ये विलन का ही रोल है। ये भी विलन का ही रोल है। तो आप ऐसे कौन से रोल्स हैं जिसमें आप आना चाहते हैं? मतलब ऐसे तो विलन ही चल रहा है, हाँ। तो आप अपने आप को देखते हो कि नहीं, मैं बड़े पर्दे पे इस रोल में भी मैं सूट हो सकता हूँ अपने अब मेरे को बहुत अच्छा लगता है कोच बनना, कोई स्पोर्ट्स फिल्म हो जिसमें कोच हो। ओके। वो भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को, कि उसमें भी बहुत अच्छा कैरेक्टर आके निकलता है, जो बेसिकली इज़ अ मोटिवेशन टाइप ऑफ पर्सन, जो पूरे टीम को ऊपर लेके जाएगा। सो इस टाइप के रोल भी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। और कोई रोल जो आप देखते हो? कॉमेडी, हीरो? कॉमेडी ऑल्सो इज ओपन। कॉमेडी में मैंने थोड़ा स्पाई में थोड़ा सा हल्का सा हिंट किया है कॉमेडी का, एंड पीपल हैव लाइक दैट ऑल्सो। अलग से मेरे को कमेंट भी आए हैं अच्छा। कि हमने सोचा नहीं था कि आप कॉमेडी में भी आओगे, कि बट जो भी था छोटा सा था, लेकिन इट वॉज वेरी नाइस। तो वो भी मेरे को बहुत अच्छे कमेंट्स मिले उस पर। छोटा सा किया है, बट वो भी आई थिंक कॉमेडी ऑल्सो भी मैं बहुत अच्छे कर सकता हूँ कॉमेडी। जैसे मॉडलिंग की बात कर रहे थे, तो जो आप लाइक 44 की एज में मेरे ख्याल से आपने मॉडलिंग स्टार्ट किया था, तो जब आप जाते थे जहाँ पे वॉक्स होती है, तो कैसा फील होता था वहाँ पे? क्योंकि सारे यंगस्टर्स 20, 19, 22 मैक्स, और एक तरफ 44 के आप, सो कई का मतलब गलत इम्पैक्ट आया उल्टा? काफ़ी लोगों को तो यकीन नहीं होता था कि मैं मॉडल हूँ वहाँ पे, बिकॉज काफ़ी लोग, मेरे को याद है जब मैं पहली बार मुंबई गया था लैक्मे फैशन वीक के लिए, तो वहाँ पे इधर उधर भटक रहे थे कि अभी होना है स्टार्ट, ये करना है, वो करना है, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, इधर कहाँ घूम रहे हैं। तो काफ़ी लोग आके मेरे से मिले, बहुत सारे मॉडल्स आके मिले कि बोला आप डिज़ाइनर हो क्या? बिकॉज वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये एज वाला यहाँ मॉडलिंग, हमारे साथ मॉडलिंग करने के लिए आया है। तो मैं नहीं भाई, मैं आप लोगों के साथ मॉडल कर रहा हूँ। बट नेवर नॉट विथ स्टैंडिंग दैट कि बहुत लोगों ने मदद बहुत की मेरे को इसके अंदर। जितने लड़के थे, लड़कियाँ थी, नए मतलब यंग बच्चे जो थे, उन्होंने मेरे को बहुत मदद की कि आप ऐसे वॉक करना, यहाँ पे जाना। मेरे को सब काफ़ी बार उनके पता नहीं लगता था कि अच्छा ऐसे करना है, ऐसे करना है। उनसे डाउट क्लियर करता था कि ऐसे करना है, कैसे करना है, ऐसे चलो, ये करो, थोड़ा ऐसे पोज दे दो तो अच्छा लगेगा, ऐसे पोज दे दो तो अच्छा लगेगा। उनसे बहुत सीखता था मैं, और मेरे को कोई शर्म नहीं आती थी उनसे सीखने, बिकॉज
मैं मॉडलिंग में अभी घुसा हूँ, लेकिन वो 2-3 साल पुराने हैं, तो वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसके अंदर। और साथ में बैठते थे, गप्पे मारते थे। बीच में सीखने की कोई एज भी नहीं होती। सीखने की कोई एज नहीं होती। जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से ले लेना चाहिए। वहाँ से ले लेना चाहिए। बिकॉज वो ये इन्हीं का जो ज्ञान है जो मेरे को आगे लेके गया है। बिल्कुल। अगर मैं वहाँ पे अपना वो लेके बैठ जाता कि मैं बड़ा हूँ, इनसे नहीं करूँगा, तो मैं आज हो सकता है मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। क्योंकि हर एक आदमी, हर एक जिनके साथ भी मैं रहा हूँ, चाहे वो मॉडल हैं चाहे एक्टर्स हैं, हर एक का पूरा योगदान है मेरे यहाँ पे पहुँचने में। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि उनके बिना नहीं पहुँच सकता था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप इंटरनेट से नहीं सीख सकते हो। जब तक आप जो उस प्रोफेशन में है, वो वहाँ की गुंडियाँ जो होती हैं, जो बोलते हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानता है, जो आपको बता सकता है। तो जब वॉक करते थे तो कभी हुआ है कि रैंप वॉक पे आप फ्लैट हो गए हो, मतलब फ्रीज? हाँ, सबसे पहली वाली वॉक में वही हुआ था। जो पहली वाला वॉक जो मैंने बताया था कि ध्रुव बंडवाल ने दी थी, तो लास्ट में था कि मेरे को और एक और लड़की थी मॉडल, हम दोनों के इकट्ठे जाना था पूरा रैंप एंड तक, वापस इकट्ठे आना था, बीच में रुकना था, फिर टर्न करना था, और फिर मेरे को जाना था आगे, और फिर वापस आऊँगा, फिर वो लड़की जाएगी आगे। ये था। हम लोग चले गए, क्योंकि पहली बार वॉक था वो मेरा। गया वापस, थोड़ा सा धुक धुक हो रही थी, चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, हल्ला मच रहा है। वापस आए, बीच में रुक गए, मुड़ गए, और मैं भूल गया कि मेरे को आगे जाना है। रुका रहा, तो समझ नहीं आ रहा था। सडनली उस लड़की को उसने टेक ओवर कर लिया। उसने देखा कि ये जा नहीं रहा है, तो वो चल पड़ी। और जैसे ही वो चल पड़ी, मेरे को याद आया, अरे मेरे को चलना था, तो मैंने एक स्टेप बाहर निकाला। फिर मेरे को लगा नहीं यार, ये गलत हो जाएगा, वो तो चली गई है ना, तो उसको फिर मैं वापस पीछे आया। तो काफ़ी लोगों ने नहीं पकड़ा, लेकिन कुछ लोगों ने पकड़ा वो मेरे को। फिर जैसे ही ख़त्म हुआ, पीछे आया तो बोला आप भूल गए थे? मिला, हाँ मैं भूल गया था। लेकिन बस वो था पहला और आखिरी बार। उसके बाद तो इतना मज़ा आने लगा है मेरे को ना। मैं हमेशा अभी मॉडलिंग कम करता हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलता है ना, मैं मतलब रैंप पे वॉक करने के लिए कूद जाऊँ। मतलब इतना अच्छा लगता है, मतलब वो अलग टाइप का हाई देता है मेरे को। बिल्कुल। अभी बैंगलोर थोड़े दिन पहले मैसूर में गया था मैं, एक रैंप वॉक था। टाइम नहीं था मेरे पास, बीच में गया हूँ मैं एक दिन के लिए, वॉक करके आया हूँ सिर्फ क्योंकि मेरे को मौका मिल रहा था वॉक करने का। तो मौका मिल रहा था मतलब कैसे? मतलब जो जिसका शो होता है वो कांटेक्ट करता है या आप लोग अपनी फोटोज भेजते हैं? वो कांटेक्ट करता है। ओके, वो कांटेक्ट करता है, एज अ शो स्टॉपर बुलाया था उसने मेरे को। ओह। तो फिर मैंने बोला यार इतना दूर है, टाइम नहीं है मेरे पास। बोला देख लो यार, कोशिश कर लो। मैं ठीक है आ जाऊँगा, क्योंकि ऐसे मौके कम मिलते हैं ना रैंप पे चलना। मतलब आई नेवर ट्राई टू मिस ए अपॉर्चुनिटी। अगर रैंप का है तो मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं से भाग भूग के पहुँच ही जाऊँ मैं। मतलब अभी तक कितनी रैंप वॉक कर ली होंगी सर आपने? होगी मेरी 10 से 12 ऊपर हो गई, 10-12 से ऊपर हो गई होंगी। बट वो मज़ा ही अलग आता है उसका। मतलब एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो आप तो कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो आप जैसे मर्जी बोलो। बिल्कुल। कभी सर जैसे पब्लिक में कहीं जा रहे हैं तो किसी फैन ने पकड़ लिया आपको कि छोड़ा ही नहीं बिल्कुल? बहुत बार हुआ है, बिकॉज हैदराबाद में तो मेरे को हैदराबाद में बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि वहाँ की सारी तेलुगु मूवीज़ कर रहा हूँ। तो इनफैक्ट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये पूरा एरिया बहुत लोग जानते हैं। इनफैक्ट तेलुगु स्पीकिंग पीपल, मैं अभी मलेशिया के में गया था रीड एंड टेलर का शूट करने के लिए। वहाँ पे जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे वो भी मेरे को जानते थे, पकड़ लिया था उन्होंने भी मेरे को रास्ते में। इनफैक्ट उसके बाद फिर मैं सिंगापुर गया घूमने के लिए। वहाँ पे भी मैं वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन वगैरह वो थे, वहाँ पे गए हुए थे हम लोग। वहाँ पे भी करीब 20-25 लोग मिल गया मेरे को तेलुगु वाले, वहाँ पे पकड़ लिया फ़ोटो के लिए। तो हैदराबाद वो एरिया तो पूरा जानता है मेरे को। मतलब हैदराबाद में आप जैसे दिल्ली में घूम रहे हैं वैसे नहीं घूम सकते? वैसे नहीं घूमता वहाँ, वैसे नहीं घूमता मैं। मतलब वहाँ पे भीड़ खट्टी हो जाएगी एकदम, वरना हैदराबाद में बिल्कुल है। एयरपोर्ट से लोग जानना शुरू कर देते हैं, काफ़ी लोग वहीं एयरपोर्ट में ही हो जाएगा। फिर इनफैक्ट मैं काफ़ी बार जब वहाँ से वापस आ रहा होता हूँ तो जो चेक इन काउंटर्स पे लड़के लड़कियाँ बैठे होते हैं वही पूछते रहते हैं जैसे कौन सी मूवी कर रहे हो आप। तो प्रायोरिटी मिल जाती है, मेरे को बुला लेते हैं अलग से, चले जाओ आप, यहाँ से चले जाओ, वहाँ चले जाओ। थोड़ा जानने लगे हैं लोग वहाँ पे। और जब आपकी अभी पैन इंडिया मूवी रिलीज़ हो जाएगी बॉबी देओल जी के साथ, तो इसके बाद तो आपको इस साइड भी बहुत प्यार मिलेगा। देखिए सब ऊपर वाले की देन है। बिल्कुल। अगर उन्होंने सोच रखा है मेरे को कहीं पहुँचाने के लिए तो पक्का पहुँचाएंगे। बिल्कुल सर, ये तो है। आपने पीछे थोड़ा सा जाऊँगा, आपने बताया कि आप ट्रैवल के डेस्टिनेशंस बनाते थे बाइक राइड्स के लिए, तो आप खुद भी करते हैं बाइक राइड?
मैं पहले बहुत बाइकिंग करता था। 2011 से 2019 तक मैंने बहुत बाइकिंग की। ओके। 2011 नहीं, सॉरी 2012 से। तब यहाँ नया नया शोरूम खुला था वसंत कुंज में, इसका हार्ले डेविडसन का। हर रोज़ जाके बाहर खड़ा होता था शोरूम के, बाइक्स देखता था, लेकिन अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या करूँ, लूँ ना लूँ। अंदर जाऊँगा तो फिर 2-3 महीने में सिर्फ यही किया। उसके बाद हिम्मत जुटा के अंदर गया कि नहीं लेता हूँ। फिर बाइक उठाई वहाँ से एक, एंड फिर मैंने राइड शुरू की। सबसे पहली राइड जैसी बाइक ली थी उसके विदिन 1 मंथ यहाँ से दिल्ली से वी गॉन टू गोवा। ओके। इट वाज अ 4-day राइड। पूरा ग्रुप था हमारा हार्ले डेविडसन का, वहाँ पे इंडिया बाइक वीक था, सो वहाँ पे थे। एंड उसके बाद फिर मैंने बहुत किया, फिर खजुराहो की तरफ गए, फिर इलाहाबाद में वहाँ पोस्टेड था, फिर दिल्ली में जब पोस्टेड था तो यहाँ से पूरा पंजाब वगैरह जहाँ पे भी मेरे को जाना पड़ता था आर्मी के तरफ से, तो मैं अपनी मोटरसाइकिल पे ही चले जाता था। ओके। तो उस जगह से काफ़ी मैंने नॉर्थ इंडिया में काफ़ी राइड किया। लद्दाख गए आप? लद्दाख नहीं गया, बिकॉज उस टाइम पे हार्ले डेविडसन का बहुत कम जाती थी लद्दाख, प्रॉब्लम आती थी, नीचे कम होता था क्लियरेंस। एंड वही था कि यार जब गड़बड़ होगी तो पैसे बहुत लगेंगे भैया ठीक करने में, तो रहने दो, बाद में देखेंगे। उधर जाओ तो बेस्ट है कि बुलेट पे जाओ और घूम के आओ। बिल्कुल। हाँ, वैसे मैं लेह लद्दाख गया हुआ हूँ क्यों फ़ौज के उसमें, जब मैं फ़ौज में था तो लेह लद्दाख गया हूँ। हाँ, वैसे राइड पे नहीं गया, बट अभी प्लान कर रहा हूँ। मेरा प्लान है कि मनाली की तरफ से कार पे जाऊँ अभी। अच्छा, तो जैसे आप आर्मी में हेलीकॉप्टर इंजीनियर थे, तो उसमें से क्या वर्क रहता था सर आपका वहाँ पे? मेरा पूरा मेंटेनेंस होता था हेलीकॉप्टर का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हम देखते थे पूरा हेलीकॉप्टर्स का। एंड इनफैक्ट मेरे को फिर बीच में यहाँ पे भी पोस्ट किया था दिल्ली में, बिकॉज दिल्ली से फिर पूरा सेंट्रली कंट्रोल हो जाता है पूरे आर्मी का। सो कंप्लीट आर्मी एंड प्लस HAL जो हमारा बेंगलोर में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उनके साथ लाइजन करके, बिकॉज वहीं से सारा कुछ हमारा निकलता है हेलीकॉप्टर्स का, तो वहाँ से लाइजन करना प्लस यूनिट्स में जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व करना, तो वो यहीं से होता था। बिल्कुल। तो वो बहुत बढ़िया था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था करना, बिकॉज आई वॉज गुड एट माई जॉब। आई वुड नेवर शाई टू से दैट कि कभी मैं हिचकिचाऊँगा नहीं कहने के लिए कि मैं अच्छा नहीं था। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं अपने काम में बहुत अच्छा था, क्योंकि मैंने पूरे दिल से काम करता था, पूरी श्रद्धा से काम करता था, और मैं अच्छा था अपने काम में, एंड लोग मेरे काम को पसंद करते थे उसके अंदर। एंड मेरे को बहुत अच्छा लगता था हेलीकॉप्टर पे काम करना। उड़ाया भी है सर आपने हेलीकॉप्टर? नहीं, उड़ाया नहीं है मैंने। हाँ, वी आर नॉट अलाउड टू फ्लाई द हेलीकॉप्टर। ओके। हम मेंटेन कर दें, लेकिन जब हेलीकॉप्टर ख़राब भी होता है, अगर उड़ रहा है वो, तब भी हमें जाना पड़ता है। उसके अंदर कुछ चेक्स करने होते हैं, वो हवा में ही करने पड़ते हैं। ओके, तो पायलट अलग होता है? पायलट चलाता है, हम साथ में होते हैं उसके। ओके, तो कभी सर कोई ऐसा केस फंसा है कि मतलब चेक कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ इमरजेंसी क्रिएट हो गई हो? कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी हो जाता है। कभी एक बार जैसे मैं वापस आ रहा था, उधमपुर से आ रहा था, हम श्रीनगर की तरफ रहते थे, तो वहाँ पे रास्ते में एक पहाड़ है, काफ़ी ऊंचा पहाड़ है, उसको क्रॉस करना पड़ता है। वो क्रॉस करती है फिर वैली शुरू हो जाती है, जो श्रीनगर की वैली शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे लेकिन बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, तो हेलीकॉप्टर में क्या होता है कि आप क्लाउड्स के थ्रू जाते नहीं हो ज़्यादा। हेलीकॉप्टर में फ्लाइंग जो होती है वो ज़मीन को देख के होती है, प्लेन में तो दिखेगी नहीं ना ज़मीन। हेलीकॉप्टर में जनरली आपको देखते रहते हो, ज़मीन भी देखते रहते हो, बिकॉज आप बादल में जाओगे तो पता नहीं लगता ना, क्योंकि जो पहले वाले हेलीकॉप्टर्स होते थे चेतक चीता, उनमें रेडार्स वेडार्स नहीं होते थे कि आगे क्या है, पहाड़ है, पता नहीं लगता था जी। तो उसने घुस गए उसके अंदर। हम बोला चलें, बोला देख ले, अगर ज़्यादा लग रहा है तो वापस चल पड़ेंगे। तो जैसे ही हम उन बादलों में घुसे तो एकदम गायब हो जाता है ना, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो छोटा सा होता है और चारों तरफ वाइट वाइट वाइट, और आप बिल्कुल लॉस्ट हो, कुछ नहीं दिख रहा आपको, ना कुछ ज़मीन दिख रही है ना आसमान दिख रहा है, बस उस बादल में फंसे हो। तो हम तीनों चुप, 2 पायलट थे और मैं पीछे बैठा हुआ था, तो हम तीनों की मतलब बोलती नहीं निकली, बिल्कुल 5 मिनट सन्नाटा था, एकदम चुप, बिकॉज पता नहीं ना क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। और जैसे ही थोड़ा सा आगे चले 5 मिनट तक, बोला मैं शायद मोड़ लूँगा वापस। मैं ठीक है तेरी मर्ज़ी है, पायलट को बोल रहा था कि यू हैव टू बी कंफर्टेबल। बस मोड़ने ही वाला था वो, तभी बादल ख़त्म हो गए एकदम से दिखा आगे धूप आई हुई थी। तो तीनों के तीनों लोगों के हमें सांसों में सांस है, एकदम कह रहे सही है। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट होते रहते हैं। जैसे ही हम टेक ऑफ किए तो आवाज़ आई धड़क धड़क करके,
अरे क्या हुआ समझ नहीं आया, क्योंकि एकदम से आवाज़ ही धड़क 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 धड़क, और पीछे देख रहा हूँ मैं कि यार सब ठीक ठाक है ना, कि पंखे घूम रहे हैं ना, पंखे रुक गए तो नीचे गिरे। तो यार आवाज़ आई है, बड़ा दिख रहा है तेरे को? मेरे को तो सब दिख रहा है, ठीक दिख रहा है यार, पता नहीं लग रहा। उतारते हैं फटाफट उतारा, देखा नीचे तो हमने जो बेल्ट थी एक जो लगाते हैं, वो बेल्ट एक नीचे निकल गई थी बाहर, डोर के बाहर। तो जैसी हवा आई तो ठक लगी होगी, आवाज़ आए भड़क करके, तो इतनी ना उसने पूरा दोबारा लैंड करवा दिया है। हाँ, उसमें ये छोटी सी चीज़ों में हो ही जाता है, पता नहीं लगता ना कि क्या है। इससे एक और याद आया मेरे को उसमें, लेकिन वो दूसरी तरह का वो है, किस्सा है। 2004-05 के टाइम बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था वहाँ पे वैली में, बहुत कैजुअलिटीज़ हुई थी। तो उस टाइम पे हमारा ना इंस्पेक्शन होना था यूनिट का। तो हर साल यूनिट का इंस्पेक्शन होता है, तो सीनियर ऑफिसर आते हैं, वो इंस्पेक्ट करते हैं। तो हम लोग सुबह पहले 5 किलोमीटर हमारी बीपीटी होती है मॉर्निंग में, जिस दिन इंस्पेक्शन था। बीपीटी होता है मतलब बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। पिट्ठू के साथ, वेपन के साथ पूरा भागते हैं हम 5 किलोमीटर, और उसमें टाइमिंग होता है भागने का कि 25 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है। पूरी डांगरी होती है, बड़े जूते होते हैं, पिट्ठू पहना होता है और हथियार होता है साथ में। तो 25 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करते हैं वो लोग हम। तो वो मॉर्निंग में हम भागे, वो करके आए। तो हमें बोला कि आप फटाफट ब्रेकफास्ट करके आ जाओ सारे, उसके बाद वो वीआईपी आने वाले हैं, वो हैंडशेक होगा और उसके बाद सब दिखाएंगे, हम अपना यूनिट को दिखाएंगे कैसे करना है। तो ठीक है, हम आ गए, हैंडशेक हुआ, हम चले गए। उनका ब्रीफिंग हो रहा था, जो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे वो ब्रीफिंग दे रहे थे अलग से। हम दूसरी जगह खड़े हुए थे कि अभी वो आएंगे सीनियर ऑफिसर, तो उनको हम अपना यूनिट के बारे में दिखाएंगे। तो तभी ना ऐसे ऐसे हम हिलने लग गए, सारे सब खड़े हुए थे, 3-4 ऑफिसर खड़े हुए थे, ऐसे ऐसे हिल रहे, और हम एक दूसरे को नहीं बोल रहे। इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि हम सुबह 5 किलोमीटर भागे थे, तो हमें लगा कि हम एक दूसरे को बोलेंगे, बोलेगा यार तू अभी से इतना गिरने लग गया, 5 किलोमीटर भाग के तेरी ये हालत हो रही है। तो इसलिए हम किसी को बोल नहीं रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा गया सब कुछ ही हिल रहा है, क्या हुआ पता लगा कि तब तक वो वहाँ न्यूज़ आ गई कि अर्थक्वेक आया है, बहुत तगड़ा अर्थक्वेक आया है, इंस्पेक्शन कैंसिल, सारे हेलीकॉप्टर्स जो ठीक चल रहे हैं निकालो बाहर, कैजुअलिटीज़ इतनी हो रही हैं वहाँ पे चारों तरफ, उनको निकाल के लाना पड़ेगा। सारे के सारे हमारे पास वहाँ पे अराउंड 20 हेलीकॉप्टर्स थे, जिसमें से करीब 14 उड़ रहे थे, बाकी सब सर्विसिंग में थे, उनका सर्विसिंग मेंटेनेंस चल रहा था। सबको हेलीकॉप्टर्स को निकाला बाहर, सारे पायलट्स फटाफट 15 मिनट में सब टेक ऑफ करके अलग अलग डेस्टिनेशन में चले गए। पीछे हम लोग जो मेंटेनेंस वाले थे वो और 1-2 पायलट्स को और छोड़ा, क्योंकि पूरा एटीसी को कंट्रोल करना पड़ता है। एटीसी में भी देखो कितने हैं, क्या है, इतने कॉल्स आ रही थी हमारे पास कि वहाँ पे चाहिए हेलीकॉप्टर, वहाँ पे चाहिए हेलीकॉप्टर। तो उस दिन हम सुबह से लेके जब तक हम लास्ट लाइट नहीं होता, सूरज नहीं ढलता, तब तक लगातार फ्लाइंग हो रही थी। लोग आ रहे, कैजुअलिटी आ रही थी, पिकअप कर रहे थे, यहाँ पे एम्बुलेंस आ रही थी, लेके जा रहे थे। तो इतनी कैजुअलिटीज़ थी, बहुत उस दिन बहुत हुई हैं, बहुत इतनी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, क्योंकि सडनली आया एकदम से, सुबह घर गिर गए हैं ऊपर, लोगों के चोटें लग गई हैं। वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे चल के लाना मुश्किल है, तो हेलीकॉप्टर ले आके वहाँ से उठा के लोगों को शिफ्ट किया है यहाँ पे। तो वो दिन मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि इतना उस दिन उड़े। वो रात को आए, रात के बाद हम अंधेरे में, जब अंधेरा हो ही रहा था, लाइटें जला के हेलीकॉप्टर्स लैंड किया, मशाले जला के, क्योंकि वहाँ पे वो था नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स उस टाइम पे नाइट फ्लाइंग कम करते थे, काफ़ी पहले की बात है। फिर उसके बाद हमारी नाइट की ब्रीफिंग होती थी कि अगले दिन की कहाँ कितनी आई हुई कैजुअलिटीज़, तो वो डिस्कस होगा, कौन कहाँ पायलट जाएगा। हमें भी वहाँ रहना पड़ता था कि ये वाले इतने हेलीकॉप्टर्स चाहिए तैयार, इतने बजे चाहिए, सुबह 5:30 बजे सूरज निकल जाएगा, तो आप 5:30 बजे रेडी होना चाहिए वो हेलीकॉप्टर। तो रात को जब हेलीकॉप्टर्स आए, उनके बाद उसकी हमने पूरी सफाई की, अंदर इंजन का मेंटेनेंस करना, ये मेंटेनेंस करना, वो रात में वो करो, सुबह उठ के फिर प्रिपेयर करो उसको टेक ऑफ करने के लिए। अगर 5:30 करना है टेक ऑफ, तो पायलट 5:15 बजे आ जाएंगे, 5:15 बजे आ जाएंगे। उससे पहले मेरे को 45 मिनट और चाहिए हेलीकॉप्टर तैयार रेडी करने के लिए। वो रेडी करो, रात को पूरी तैयारी करके जाओ कि अगले दिन होना है एक चीज़। तो वो 2-3 दिन जो है बहुत ही इतने हेक्टिक गए, पता ही लगा। लेकिन उस टाइम पे देखा कि कैसे, मतलब हमारी आर्मी, आपको एक बाहर से देखता तो आर्मी ने इतना काम किया है जो पता नहीं होगा लोगों को। बिल्कुल। थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और
आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।